ओके, बैक टू द टॉपिक। तो हम क्या करेंगे, अपने क्लाइंट के साथ उसको हम बिल्कुल साइड पे कर देंगे ताकि वो हमें ना देख पाए। अगर आप देखें कि अगर बहुत ज्यादा हमें टेंशन हो गई है, हमारे हाथ पे कट लग गया है, तो हम अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं या हमें वाकई दर्द हो रहा होता है जो हम दिखाते हैं। अगर यही चोट आपको आपकी यूनिवर्सिटी में लग जाए, आप चल रही थी, अचानक से कोई चीज आई और आप गिर गई, आप सबसे पहले क्या करेंगी? इधर उधर देखेंगी। खासतौर पे अगर लड़के भी हैं तो इधर उधर देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा, किसी के लिए हम फनी क्लिप तो नहीं बन गए। तो देखने के बाद अच्छा किसी ने नहीं देखा, चलो फटाफट। अगर आपके घुटनों से भी ब्लड आ रहा है, बहुत ज्यादा स्क्रैचेस पड़ गए हैं आपके घुटनों पे, उसके बावजूद आप क्या परफॉर्म करोगे? जैसे कुछ भी नहीं हुआ, फौरन से झाड़ोगे और झाड़ कर आप आगे चल दोगे। हाँ, बाद में जाके किसी रूम में बैठ के थोड़ा बहुत आपको पेन होगा, लेकिन आपको वैसे नहीं होगा। ठीक है, आप चले जाओगे वहां से, लेफ्ट कर दोगे और अपने आप को थोड़ा सा परसुकून करोगे। लेकिन अगर आप देखो कि एक मेंटली तौर पे डिस्टर्ब पर्सन है, अब उसको बेसिकली जो एपिलेप्सी का एक क्राइटेरिया होता है, जो अटैक होता है, वो 2 से 3 मिनट का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन अब एक क्लाइंट है जिसको ये प्रॉब्लम हुई है, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद उसकी कंडीशन जो है बहुत ज्यादा, अब वो देख अब अवेयरनेस में आ गया है। ठीक है, कॉन्शियस बिहेवियर में आ गया है। लेकिन काफी लोगों को याद नहीं रहता कि क्या हो रहा है। लेकिन जब वो देखेगा ना, मैं गिरा हुआ हूँ, चारों तरफ मेरे लोग खड़े हैं और मुझे देख रहे हैं, तो वो क्या करेगा? और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। अटेंशन सीकर पर्सन। ठीक है, वो अपने आप को और सेंसिटिव कर लेगा। ओ माय गॉड, मुझे बहुत कुछ हो गया, बस मुझे कुछ हो गया, मेरी तो जान पे बन गई। ठीक है, तो इस तरह का वो एक्ट परफॉर्म करेंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? उस रूम में उस बंदे को छोड़ के या उस क्लाइंट को छोड़कर आप बाहर चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हो जाए तो आप उसके पास आए। हाँ, अब आप उसको पानी भी पिला सकते हैं और उसको उठाकर किसी बेड वगैरह पर भी लिटा सकते हैं। और हाँ, कोशिश कभी ना करें कि उसकी गर्दन के नीचे पिलो देने की। जब अटैक हुआ है तो आप ये देखें कि हमारे जिस्म बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। अगर आप अपने इस वक्त भी फिजिकल भी बैठे हों तो आप देखें, अपने हाथों को मूव करें, कितना इजीली मूव हो रहा है। ठीक है, अगर यही हाथ अल्लाह ना ही करे उल्टे हो जाएं तो हमारे हाथों की हड्डियां जो है वो ज्यादा सख्त हो जाती हैं। इस तरह गर्दन की हड्डी भी सख्त हो जाती है। और अगर आप उसको बहुत ही कोशिश कर रहे हैं उठाने की और उसको पिलो देने की, तो गर्दन की हड्डी टूटने का खतरा होता है। इसी तरह पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, उसको एपिलेप्सी के जब अटैक्स हो रहे हैं तो वो ऊपर नीचे इधर उधर मूव कर रहा है बहुत बुरे तरीके से। तो क्या होगा? अगर आप उसे पानी पिला रहे हैं तो आपको अच्छे से मालूम है कि हमारे सांस की और खाने की दोनों ही जो नालियां हैं वो एक साथ ही हैं, बिल्कुल साथ ही हैं। कभी कभी हमें सांस की नाली में कुछ चला जाए तो हमें बहुत बुरे तरीके से खांसी स्टार्ट हो जाती है, आंखों से पानी आने लगता है, सांस नहीं आता। तो सोचिए, वो पर्सन जो कि अपने असल मूव में है ही नहीं, आप उसको पानी पिला रहे हो, अगर वो सांस की नाली में चला गया तो वो तो बंद हो गई ना, उसको वैसे सांस नहीं आ रहा और ऊपर से पानी वहां चला गया तो भी मसला है। अगर उसने एकदम सांस खींचा और जो पानी है वो नाक के जरिए दिमाग पे चढ़ गया, तब भी बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं। दिमाग की रग फट सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है और फौरन से उसकी डेथ हो सकती है। तो कभी कोशिश ना करें कि उसकी उंगलियों को खोलने की, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो उसकी उंगलियां टेढ़ी भी हो सकती हैं, टूट भी सकती हैं। ये कुछ भी एक्ट परफॉर्म आप लोगों ने नहीं करना है। जस्ट आपके माइंड में क्या है कि आपने उसको देखना है, देखने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आकर आप उसको, अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठकर वर्क कर रहे हैं तो उसको आप क्या करेंगे? इंजेक्शन लगवा सकते हैं, ईईजी करवाते हैं। बेसिकली जो एपिलेप्सी का टेस्ट होता है वो ईईजी का होता है। और एपिलेप्सी खास तौर पे ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, ये ओपन आइज और कह लें कि ओपन आइज में भी होती है, क्लोज आइज मतलब नींद में भी आती हैं। खासतौर पे बच्चों में जो है वो ना नींद में आते हैं उसको झटके। लेकिन नींद वाले झटके ज्यादा काबिल कबूल होते हैं बानिस्बत इसके कि आपको कहीं भी आप जा रहे हो, चल रहे हो, चलते चलते आंखों के आगे आपको चक्कर आए और आपको ये अटैक आ जाता है। और उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है इनको संभालना, इनको ट्रीटमेंट इसका करना। क्योंकि अगर एक पर्सन भी आपके साथ अवेयरनेस वाला नहीं है तो उसकी कहीं भी किसी भी वजह से डेथ हो सकती है। तो ये बहुत सेंसिटिव केस है। इसके अलावा और मजीद आप देखें, कोई किसी को भी देख लें तो आप उनको डील कर सकते हैं। कोई भी क्लाइंट है, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, पैनिक अटैक आ गया, तो फौरन से आप उनको पानी पिला सकते हैं, थोड़ा काम डाउन कर सकते हैं, कुछ और टेक्निक्स यूज करके उनको रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्लाइंट को आप रिलैक्स नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक हम करते हैं इसको क्लोज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है सुसाइड। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
इंशाल्लाह मैं आपको इसकी टाइप्स भी बताऊंगी, सुसाइड्स कितने टाइप्स की होती हैं, फर्दर मैं ये भी बताऊंगी कि हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह काफी इंटरेस्टिंग होगा, होपफुली आप लोग इंजॉय करोगे इस टॉपिक को। नेक्स्ट भी हमारे पास बहुत मजे मजे के टॉपिक्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग काइंडली वन बाय वन कीजिएगा, क्वेश्चन कर लें और हैंड सब डाउन कर लें। जिसने क्वेश्चन करना होगा जस्ट वो राइज। मैम आपने जैसे एपिलेप्सी की बात की है कि हमें चले जाना चाहिए वहाँ से, तो हमें जो फैमिली या गिवर जो उनके साथ फैमिली होगी उनको भी कहना चाहिए कि आप लोग चलें हमारे साथ, या निकल जाए के बाद छोड़ दें। सब हाइड हो जाएंगे, कोई एक पर्सन भी उनके साथ नहीं रहेगा, चाहे उनकी फैमिली है, चाहे केयर टेकर है, कोई भी है, सब कुछ रूम से साइड पे कर देंगे। ठीक है, मैम नेक्स्ट वन। जैसे आपने बताया कि जो सीजर जैसे आपने बताया कि जो एपिलेप्सी होती है, ठीक है, उसमें जो उनको सीजर आते हैं उनका टाइम पीरियड 2 से 3 मिनट का होता है, ठीक है। हमने वहाँ पे फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की थी, तो वहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट आई थी, बच्ची थी वो, ठीक है। तो उसको भी मैम ने, जो हमारी सुपरवाइजर थी, उन्होंने हमें ये तो नहीं बताया था कि उस क्लाइंट को क्या है, लेकिन उन्होंने वो सारी हिस्ट्री लेके तो वो क्लाइंट हमें दे दिया था। और जब हम उनसे चीजें पूछ रहे थे तो उसी दौरान उनको ऐसे सीजर्स अटैक होना शुरू हो गए थे, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड था वो 2 से 3 मिनट का नहीं था, मतलब वो ज्यादा था। तो जब हमने मैम को ये चीज बताई कि अगर इनको एपिलेप्सी होता है तो इतना टाइम पीरियड होना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी थी। तो उन्होंने हमसे कहा था कि इसको एपिलेप्सी है, जबकि ऐसा नहीं था, मतलब जहां तक हमें लगा था, क्योंकि वो टाइम पीरियड मैच नहीं कर रहा था। तो हमें ये लग रहा था कि उसमें वो अटेंशन के लिए कर रही है, मतलब अभी क्योंकि उनका टाइम पीरियड ज्यादा था तो वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की तरफ जा रही थी वो। अच्छा बच्चे, इसको कहते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। ठीक है, कन्वर्जन डिसऑर्डर भी एपिलेप्सी की तरह ही होता है। बेसिकली कन्वर्जन डिसऑर्डर में ये होता है कि मेन इसकी जो निशानी है ना, कि क्योंकि समटाइम आप देखेंगे कन्वर्जन में भी इंसान अपने हाथ पांव टेढ़े कर लेता है, कन्वर्जन में भी मुंह से झाग भी आ सकती है। ठीक है, उसने कुछ भी खाया है, उसको वो उगलने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कन्वर्जन डिसऑर्डर में वो गिर जाता है, अनकॉन्शियस में भी कोशिश करता है कि मैं चला जाऊं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बताती चलूं कि कन्वर्जन में क्या होता है और मेन डिफरेंस क्या आता है, कि जो इंसान कन्वर्जन डिसऑर्डर में होता है वो हमेशा जगह ढूंढता है, या तो वो किसी बेड पे गिरेगा, वो इंडियन ड्रामों की तरह, सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, वो इंडियन ड्रामों की तरह कोई ना कोई स्पेस ढूंढेगा, या तो किसी बेड पे गिरना पसंद करेगा, या किसी सोफा पे, या किसी और नरम जगह पे जहां पे उसको चोट ना लगे। हम अपने क्लाइंट से अक्सर ये पूछते हैं कि अच्छा इसको ये गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो क्या इसको चोट लगती है? तो वो कहते हैं हाँ इसको लग जाती है, तो दैट्स मीन कि ये ईईजी के साइड पे जाएगा। अगर नहीं तो फिर क्या इश्यूज है? नहीं, इसको जब भी कोई टेंशन वाली बात करते हैं तो ये इस हद तक परेशान होता है कि ये बेहोश हो जाता है। अच्छा, बेहोश होते हुए कहाँ गिरता है, कहाँ लगती है इसको चोट? अच्छा जी, बेहोश होते हुए ना ये फौरन से वहां गिरता है कि जहाँ पे कोई भी स्पॉट होती है, मतलब इसको चोट ना लगे। अचानक से गिरता है, हो सकता है हम बेड पे बैठे हों तो ये बेड पे गिर जाता है, या चेयर पे गिर जाती है। ठीक है, ये सोफा पे या नीचे भी गिरे तो कम से कम नीचे मैट्रेस वगैरह हो, और आराम से खुद को गिराती है, एकदम से झटका नहीं दे देती कि गिर जाओ। तो ये होता है अटेंशन सीकर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें कन्वर्जन डिसऑर्डर को काम किया जाता है। अगर ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली वो अपने कॉन्शियस में है ना, उसको पता है कि मैं ये एक्ट परफॉर्म करूंगा, उसके बाद मुझे अटेंशन मिलेगी सबकी, और मेरी जो जिद है वो पूरी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बच्चे। मैम जिसमें आगे आप जो बात कर रही हैं कि इसमें वो अटेंशन सीकर कन्वर्जन में जी अटेंशन सीकर बिहेवियर उसका होगा, लेकिन उसमें हम ये देखते हैं ना कि उसको सीजर्स आ रहे हैं, फिट्स पड़ रहे हैं, और उसके भी मुंह से झाग निकल रही है और ये सब हो रहा है, तो इसका तो ये मतलब हुआ ना वो वाकई अब अटेंशन सीकर बिहेवियर से इस तरह का आपको लगता है कि वो जो है ना जानबूझ के इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, इस तरह का कुछ है नहीं। लेकिन कन्वर्जन में होता तो अब देखिए ना ये सारे जो सिम्टम्स है वो वाकई सीरियस सिम्टम्स हैं, उनका गिरना, उनके हाथ-पाँव का भी ज़रा ऐसे होता है, वो
वो अलग बात है कि उनको दर्द फील हो, वो कॉन्शियस में होते हैं। तो मैम अटेंशन सीकर बिहेवियर हम कैसे कह सकते हैं, उसको फिट्स भी तो आ रहे हैं, उसको झाग भी निकल रही है, वो सब भी तो हो रहा है। अच्छा, मेन चीज ये है, देखें, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि झाग आ रही है। अरीबा बच्चे काइंडली माइक ऑफ कर दें। ओके, अब देखिए उसको, उसके मुंह से झाग भी आ रही है, उसे फिट्स भी पड़ रहे हैं। अब फिट्स कहाँ पे पड़ रहे हैं ना, ये भी तो देखे ना, कि आपने उसके रीजंस को देखना है, उसके रूट कॉजेस को देखना है कि कोई ऐसी यानी कि मुझे आईफोन चाहिए था, मुझे आईफोन क्यों नहीं मिला, आपने मुझे आईफोन क्यों नहीं लेकर दिया, और उसके बाद वो इतना ज्यादा अपने दिमाग पे ले लेगी, ऐसा है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा फील करवाएगी कि हाँ मेरे दिमाग पे चढ़ गई है, अब आपने ऐसा क्यों नहीं किया, करना चाहिए था, अगर नहीं करे तो क्यों नहीं करे। और इसके ऊपर ना वो, जस्ट वन सेकंड, ओके, तो वो क्या करेंगे, आप उसके रीजंस को चेक करेंगे कि कौन से रीजंस आ रहे हैं जिसके बिहाफ पर वो इस तरह कर रही है। अब वो फिट्स पड़ रहे हैं, लेकिन उसका जो हाथ है ना वो इतने ज्यादा मूव नहीं कर लेगी, ठीक है, अपने आप को बिल्कुल हाथों को मूव करके नहीं रखेगी, या अपने पाँव को बिल्कुल टेढ़ा नहीं कर देगी, कहीं ना कहीं वो अपने सिम्टम्स को छोड़ेगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं कि चाहे अटेंशन सीकर पर्सनैलिटी हो या कन्वर्जन हो, कुछ भी हो, एक्चुअल में डिसऑर्डर तो है ना उसको, ठीक है, तो उसका प्रॉपर फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैम जी, मैं इसमें वन मैं सेकेंड। मैंने कहना चाहूंगी कि हमने ना ये रेस्क्यू की ट्रेनिंग ली थी, तो उन्होंने कहा था कि अब एपिलेप्सी का किसी फर्द को, किसी पर्सन को हेलो, बच्चे आपकी आवाज कट गई, मुझे क्लियर नहीं आ रही, काइंडली आप दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। मैम जी हमने ना ये रेस्क्यू से ट्रेनिंग ली थी, तो उन्होंने कहा कि जब आपको एपिलेप्सी का पेशेंट नजर आए ना, तो उसकी जो लेग्स है वो एलिवेट करते हैं, क्योंकि उनमें ब्लड सर्कुलेशन लो हुई होती है। लो सेल्फ अच्छा, स्टीम की वजह से उनको प्रॉपर वे में उनके माइंड तक और हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनके मुंह से झाग निकलती है और उनके बॉडी पार्ट्स मुड़ना शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा बच्चे, अब ये देखें ना, हमारे पास जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स आते हैं वो ज्यादातर मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो केसेस ज्यादातर आते हैं, एपिलेप्सी बेसिकली साइकेट्रिक्स या साइकोलॉजिस्ट का नहीं है, ये मेडिकल फील्ड का डिसऑर्डर और डिजीज है, जिसको अगर आप देखिए कि साइकेट्रिक साइड पे आ रही है, तो वहां पे बहुत सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है कि वहां पे अटेंशन सीकर ना हो जाए, उसको ये प्रॉब्लम ना हो जाए, और हम जब उसकी टांगों को ऐसे मूव करेंगे तो वो भी हम नहीं कर सकते। आपने शायद वहां पे पढ़ा है, लेकिन जहां से मैंने पढ़ा है वहां पे यही है कि वहां पे लेग्स को या इन चीजों को मूव आउट नहीं करते। प्रॉब्लम क्या आता है आपका, कि अगर आप टांगों को या इधर किसी चीज को भी मूव करते हैं तो हड्डियां बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, और अगर ऐसा करने से वो ब्रेकेज भी आ सकता है, डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम से। मैम मैंने ये कहना था कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, उनको वो जिनको सीजर्स अटैक होता है, वो टेम्परेरी उनकी अब नॉर्मल स्टेट होती है ब्रेन की, तो उनमें ना सीजर्स की टाइप्स नहीं होती, मतलब जैसे कि जो मैंने पढ़ा है उसमें पढ़ा था कि जनरलाइज्ड ऑनसेट सीजर्स होते हैं, फोकल ऑनसेट सीजर्स होते हैं, फोकल ऑनसेट अवेयर सीजर्स होते हैं, और फिर इम्पेयर सीजर्स होते हैं। तो फिर ये भी पढ़ा था कि आप जब उनके एक माउथ के करीब अपनी कोई चीज नहीं रखनी, ये ना हो कि उनकी जबान पे कोई कट वगैरह लग जाए। और क्योंकि कुछ लोग जो बिल्कुल, होते हैं वो बिलीव करते हैं, अगर आप चमड़े का जूता कुछ ऐसा रखेंगे ना कोई मुंह के हाँ, ऊपर, तो झाग ना स्मेल बंद हो करवाने जाएगी। के लिए। तो जी जी। बस ये थोड़ा सा ये बताना था, जो क्वेश्चन हो रहे थे कि ड्यूरेशन आपने बताई है, तो ड्यूरेशन उनकी डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से डिफरेंट होती है। जैसे कि जनरलाइज ऑनसेट सीजर है, तो इसमें दिमाग के दोनों तरफ की खुलियों में जब मसला आता है तो ये सीजर होता है, और बाकी इसकी डिफरेंट टाइप जो मैंने आपको बताई हैं, तो जी बस जी। मैंने ये एक्सप्लेन करना था। थैंक यू बच्चा। मेन चीज ये होती है कि हमारे पास एक तो टाइम कम होता है, जिसकी वजह से मैं मजीद टॉपिक को डिस्कस नहीं कर पाती। और आप ये देखें कि अगर हम एपिलेप्सी के प्रॉपर डिसऑर्डर को पढ़े ना, तो उसमें ये मैं प्रॉपर डाइट जो है वो एक्सप्लेन करती।
ठीक है। तो हमने जस्ट अभी साइकेट्रिक हिस्ट्री ले रहे हैं जिसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट हमने चेकआउट करना है कि ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वाला इशू तो नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको इतना ज्यादा, अगर मैं एक ही डिसऑर्डर को लेकर चलूं तो एक हफ्ते में या एक क्लास में हम एक ही लेक्चर पढ़ सकते हैं। देखिए ना, फर्दर हम उसके ट्रीटमेंट को भी देखते हैं, फर्दर हम उसके क्या करते हैं, उनकी टाइप्स को भी देखते हैं। लेकिन आपको आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसमें मेन ये है कि आप जैसे देखते हैं कि एपिलेप्सी का क्लाइंट आया है तो हमने उसको डील कैसे करना है। ठीक है, डील कैसे करना है, डील हमने करना है, उसको ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये सब चीजें जो हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। अगर ऐसे टॉपिक्स को हम लेकर जाएं तो फुली टॉपिक्स हमारे लिए बहुत, एक ही क्लास में एक टॉपिक हो सकता है, फिर मजीद हिस्ट्री तो आपकी रह जाएगी ना। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे आपका। नेक्स्ट वन, Please entertain the questions in the chat box also. ओके लेट मी चेक। ओके, अटेंशन सीकर के साथ कैसे डील कर सकते हैं? नहीं, अटेंशन सीकर के साथ ऑब्वियसली आप उसको अलग भी छोड़ सकते हैं, वो थोड़ी देर में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो जब देखेगा इर्द गिर्द मेरे पास कोई है ही नहीं तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा, अपने आप को सेट करके बिठा के अपने पास मतलब बैठ जाएगा एक साइड पे। अच्छा, रूट कॉजेस प्रॉब्लम्स को बच्चे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को आज पढ़ा रही हूँ ना, ये वन बाय वन हमें रूट कॉजेस की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा बच्चे, जैसे एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट बेसिकली हम लोग नहीं करते, साइकेट्रिक्स करते हैं। हम लोग जस्ट उन पे थेरेपीज अप्लाई करते हैं, वो भी तब करते हैं जब उनको मतलब वो इतनी रिलैक्सेशन कंडीशन में आ जाते हैं कि वो खुद को रिलैक्स फील करते हैं। उसके बाद हम उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो थेरेपीज यूज करते हैं। ठीक है, टॉक्टिव थेरेपी हो गई, उनके अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो फिर बाद में करते हैं, लेकिन साइकेट्रिक्स पहले उनको ड्रिल करते हैं या मेडिकली उनका ट्रीटमेंट चलता है, मेडिसिन चलती हैं, उसके बाद कहीं जाके हम करते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे। मैम मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, आप एपिलेप्सी के बारे में बता रही हैं, ये जो है ये बीएनएस के में है और बेसिकली ये हमारे न्यूरो का एक फंक्शन होता है जिसमें डिसऑर्डरिंग की वजह से या डिसफंक्शनिंग की वजह से ही आता है। आपने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है तो हम उसको डील कैसे करेंगे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, लाइक हमें पता है सिम्टम तो उसके पता है हमें, और हमें ये भी पता है कि उसको पहले साइकोलॉजिस्ट के आने से पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि वो मेडिकेशंस के जरिए इसको प्रॉपर ठीक करे। मेरा सवाल ये है कि उसको ऐसा क्या इशू हुआ है जो वो साइकोलॉजिस्ट के पास आया, लाइक उसको क्यों जरूरत थी? ये कंफ्यूजन मेरी चल रही है, ये मुझे क्लियर कीजिएगा प्लीज। अच्छा बच्चे, मेन चीज ये होती है कि जब एक साइकोलॉजिस्ट के पास आता है ना वो पेशेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वो साइकेट्रिक के पास जा रहा है तो सबसे पहले लोग साइकेट्रिक्स या मेडिकल साइड पर जाते हैं ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास आया या तो उसकी फैमिली अचानक से ले आई है, ठीक है, कि जी आप ट्रीटमेंट कर दें या कुछ भी, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, मेडिसिन चल रही है, लेकिन वो टॉक्टिव थेरेपी के लिए आए थे आपके पास, सेकेंड रीजन ये हो सकता है। और थर्ड वन, बहुत सारी चेंजिंग्स मजीद और भी आ जाती हैं लाइफ में। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो और भी प्रॉब्लम से एट द स्पॉट फेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, उनके माइंड में ये होता है कि वो बात कर रहे हैं, बातें करते करते भूलना शुरू कर देंगे, मेमोरी लॉस होने लग गई है या और प्रॉब्लम आ गई है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होने लग गई है, यार मेरा क्या बनेगा फ्यूचर में, मेरी शादी हो सकेगी कि नहीं होगी, कि मेरी तो फैमिली में पता है कि मुझे तो एपिलेप्सी होती है, अब मेरी फैमिली को कौन लड़की देगा या कौन लड़का मेरे से शादी करेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीजें आ जाती हैं, तो उसके लिए भी साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है 9 o'clock। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक में पूछे जाएंगे। आप लोग रेडी करके रखिएगा अपने क्वेश्चंस को, इंशाल्लाह उनको मैं सारे डील कर दूंगी। ठीक है, लेकिन आज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, मेरी नेक्स्ट क्लास है। Thank you so much, ma'am. Is it possible कि हम आपकी वो क्लास ले सकें या it's restricted? एक्चुअली बच्चे वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो क्लास है वो पेड है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स के लिए तो वो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज ये है कि ये जो है वो दूसरी क्लास है। ठीक है।
Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Allah वेलकम Hafiz. से Thank you अल्लाह so much, हाफिज Dr. Iman Fatma. We will see you again.